ठीक है। P1 अपना काम खत्म नहीं किया, लेकिन P2 अपना काम शुरू कर दिया। P2 जैसे ही अपना काम शुरू किया तो P2 इंटर किया। देखिए P1 इंटर किया था, P1 अपना काम खत्म नहीं किया, P2 अपना काम शुरू कर दिया। P2 खत्म किया, ये 8 सेकंड में ही अपना काम खत्म कर दिया। अब इसके पास 2 सेकंड एडिशनल बच गया, तो 2 सेकंड के लिए P2 होल्ड पे चला जाएगा। अगर यदि P2 होल्ड पे गया तो 2 सेकंड के बाद फिर से P1 अपना काम एनेबल करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि P1 काम आया था, P2 भी काम आया था, लेकिन पहले P2 अपना काम खत्म किया, फिर P1 अपना काम खत्म करेगा। तो ये होता है जब आप शेड्यूलिंग पढ़िएगा, शेड्यूलिंग के टाइम पे ये सब चीज़ हम लोग बताते हैं। लेकिन अभी तो कोई शेड्यूलिंग पढ़ने का वो टाइम नहीं है, इसीलिए ये होता है आपको सेशन लेयर पे टाइमिंग के बाद। नेक्स्ट होता है टोकन मैनेजमेंट। टोकन की बात बताए अभी P1 P2 जो हम बताए, जिसके पास जैसे कि हम लोग टोकन में कहाँ काम करते हैं, कहीं कोई बड़ा सा अगर होटल होता है तो वहाँ पे टोकन का काम होता है। अगर यदि हमको चाय लेना है, सिंपल सी टी लेनी है, तो टी के लिए हमको मिलता है कि एक टोकन हमको P1 दे दिया, P2 दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमको एक ही इसके पास वेंडर है, और वो मान लो कि चाय भी बना रहा है, टी भी बना रहा है और कॉफ़ी भी बना रहा है, ठीक है। P1 P2 और P3 3 है। इसको मिला है टी का कूपन, इसको मिला है टी का कूपन, इसको मिला है कॉफ़ी का टोकन, ठीक है। अब ये गया यहाँ काउंटर पे दिया टी के लिए, ये भी गया, ये भी दिया टी के लिए, ये भी गया और ये दिया कॉफ़ी के लिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, P1 और P2 दिया है टी का। अब ये जो काउंटर है, इस काउंटर पे जो टी बनाएगा, ये तो टी ऐसा नहीं कि P1 के लिए 1 कप बनाया और दूसरा कप नहीं बनाया, वो बनाएगा थोड़ा अधिक बनाएगा, जो नॉर्मली बात होती है वो अधिक बनाता है। इसका मतलब P1 P2 और P3 तीनों एक साथ ही आया, पता चला P1 P2 को अपना टी जो बना था वो दे दिया, और P3 के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए टाइम लगा दिया। ये होता है टोकन मैनेजमेंट। जो सेशन लेयर होता है, किसका काम पहले करना है, किसका काम बाद में करना है, ये सेशन लेयर ही डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेसर पहले आया, किसको काम हमको असाइन करवाना है। नेक्स्ट होता है, सबसे बड़ी बात है सिंक्रोनाइजेशन। ये जो इसमें क्लॉक होता है, क्लॉक के साथ ये सिंक्रोनाइज करता है। अब क्लॉक ये कौन बताएगा कि कौन सा टोकन किसको पहले मिला था, कौन पहले आया था। तो ये जब तक हमारे पास क्लॉक नहीं होगी तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि किसका कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था टाइम की बात। अब नेक्स्ट हम आते हैं प्रेजेंटेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या था, कनेक्टेड विद द सिंटैक्स एंड सेमेंटिक ऑफ द इंफॉर्मेशन। मीन्स यहाँ पे कोई सिंटैक्स एरर है या सिमेंटिक एरर है, किस तरह का इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, यहाँ पे जो भी बात होगी इंक्रिप्शन की बात, डिक्रिप्शन की बात, या कोई एक्सटेंशन की बात, या सिंटैक्स एरर की बात, सिमेंटिक एरर की बात, वो प्रेजेंटेशन लेयर पे होगा। प्रेजेंटेशन मीन्स क्या होता है कि डाटा को फॉर्मेटिंग करना। अगर इस डाटा को हम एडिट कर रहे हैं, फॉर्मेट कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, इंक्रिप्ट कर रहे हैं, डिक्रिप्ट कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन लेयर पे बात होता है। प्रिजर्व द मीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। मीन्स इसके पास कौन सा इंफॉर्मेशन आया है, किस तरह का आया, उसके पास सारे इंफॉर्मेशन का मीनिंग होता है। डाटा कंप्रेशन की काम होता है। अगर बहुत बड़ा डाटा है, उस डाटा को कंप्रेस किया जाता है, डिकम्प्रेस किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे डाटा को कंप्रेस भी किया जाता है, डिकम्प्रेस भी किया जाता है। कोई डाटा को अगर यदि हम बड़ा डाटा है उसको जिप फाइल बना रहे हैं, तो उसके पास ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो अनजिप भी करता होगा। इसके पास सारा सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है। आपको पीडीएफ, आप उसको भेज दीजिए, पीडीएफ रीडर आपके पास नहीं है तो प्रेजेंटेशन लेयर उसके साथ पीडीएफ रीडर के लिए कोई सॉफ्टवेयर अटैच करके भेजा है। किसी डॉक्यूमेंट को आप इंक्रिप्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कि उस पर साइफर टेक्स्ट या साइफर हिल, रेल हिल या साइफर टेक्स्ट का कोई इंक्रिप्ट कर दिए हैं, साइफर टेक्स्ट वाला की लगा के, तो उसके साथ साइफर टेक्स्ट का डिक्रिप्ट करने के लिए उसको की साथ में भेज देते हैं कि रिसीवर को ऐसा ना हो कि हम दिए हैं पीडीएफ रीडर, पीडीएफ कोई फाइल है उसके पास पीडीएफ रीडर है ही नहीं, तो मेरे फाइल को पढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उसके साथ हम की भी भेजते हैं प्रेजेंटेशन लेयर में। नेक्स्ट होता है एप्लीकेशन लेयर, जो कि ओएसआई लेयर का सबसे लास्ट लेयर होता है।
क्या होता है एप्लीकेशन लेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होता है। प्रोवाइड प्रोटोकॉल दैट आर कॉमनली नीडेड, ये होता है कि इसको, ये जो एप्लीकेशन लेयर होता है ना, इसके पास प्रोटोकॉल इसको तो नीडेड है ही है, ये बिना प्रोटोकॉल का एप्लीकेशन लेयर काम ही नहीं कर पाएगा। जैसे हमको कोई फाइल किसी आदमी से ह्यूमन बीइंग से लेना है, तो वो फाइल हमको किस बेसिस पे देगा, क्योंकि वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी उसको चाहिए फाइल लेने के लिए। अगर किसी वेबसाइट को हमको एक्सेस करना है तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल चाहिए। अगर किसी को मेल भेजना है तो उसके लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होना चाहिए। किसी नेटवर्क को मैनेज करना है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को जोड़ना है तो एमपी प्रोटोकॉल चाहिए। नेटवर्क पे फाइल को मैं एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में हैंडल करना है तो एनएफएस प्रोटोकॉल चाहिए। किसी को कॉल करना है, फोन कॉल करना है, उसके लिए टेलनेट प्रोटोकॉल चाहिए। मीन्स कि एप्लीकेशन लेयर पूरा का पूरा कोई भी काम करने के लिए वो ऐसा नहीं कि सारे प्रोसेसर को बिजी कर देता है। वो अगर यदि एक काम उसको करना है तो वो सिंपल से एक प्रोटोकॉल को बोलता है ठीक है तुम इसका काम जाके देखो। एक प्रोटोकॉल को दूसरा काम असाइन कर दिया, दूसरे को तीसरा काम असाइन कर दिया। मीन्स ओएस एप्लीकेशन लेयर का काम होता है कि अच्छा कौन सा काम करना है ये बताओ, काम का नाम लो, ठीक है फाइल ट्रांसफर करना है, लो एफटीपी तुमको हम दे दिए, असाइन कर दिए। अब एफटीपी पे तुम फाइल ट्रांसफर करते रहो। अच्छा तुमको वेबसाइट भी साथ में खोलना है, लो एचटीटीपी प्रोटोकॉल तुमको हम दे दिए। मीन्स इस तरह से एप्लीकेशन लेयर काम करता है। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी बात, हम लोग लैपटॉप चलाते हैं, नेटवर्क से जुड़े हुए रहते हैं, नेट चलाते हैं। हम क्या करते हैं, अच्छा ठीक है हमको गूगल खोलना है, गूगल खोल दिए, साथ में फेसबुक भी चलाना है, नेक्स्ट टैब खोले फेसबुक चला लिए। अच्छा उसके साथ साथ हमको वेबसाइट भी बनाना है, चलो हम पाइथन पे काम करना शुरू कर दिए। इसके साथ साथ हमको और कुछ करना है, मीन्स जितना भी काम है हम सब काम करना शुरू कर देते हैं। अब एप्लीकेशन लेयर अगर नहीं होता हमारे लैपटॉप में, एप्लीकेशन जैसे कि हम लोग सर्च कर रहे हैं गूगल, तो गूगल सर्च कर रहे हैं तो ये कहाँ सर्च कर रहा है, एक मशीन में, मीन्स एक वेबसाइट पे, तो वहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मीन्स कि जो भी काम हम लैपटॉप में करते हैं सबसे पहले बताए हैं कि अपनी ये जो 7 लेयर है नेटवर्किंग में आ गया। अगर नेटवर्क से आप जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब अगर यदि कोई भी काम करते ये 7 लेयर से होके आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा ये 7 लेयर खत्म हुआ। अगर यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो अब आप पूछ सकते हैं। अब हम थोड़ा और डिटेल्स में इसको हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। है किसी के पास कोई क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग एक बार हम जो एक लिंक दिए थे उसको देख लीजिएगा। ये अगर किसी को अभी अटेंडेंस बनाना है, हम ये 2 घंटा का क्लास होगा मेरा। अगर किसी को अटेंडेंस बनाना है तो वो आप बना सकते हैं, ठीक है। हम एक बार आपको फिर से हम एक लिंक जो अटेंडेंस का था वो हम शेयर कर दे रहे हैं। है किसी के पास क्वेश्चन या मैं आगे बढ़ूँ? ठीक है चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि इसका नेटवर्किंग का जो अभी तक हम पढ़े हैं उसका सर्विस क्या क्या चीज़ होता है। फिजिकल लेयर या कोई भी लेयर की बात करें उसमें सर्विस किस किस तरह के सर्विस पे ये काम करता है, टर्मिनोलॉजी क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है इंटाइटी, कुछ भी चीज़ का जो सबसे छोटा से छोटा पार्ट होता है वो होता है इंटाइटी, ठीक है। तो इंटाइटी अगर डाटाबेस पढ़े होइएगा तो थोड़ा पता होगा इंटाइटी के बारे में, क्योंकि इंटाइटी का जो रिप्रेजेंटेशन पढ़े होइएगा तो इंटाइटी का रिप्रेजेंटेशन ये जो रेक्टेंगल होता है इंटाइटी का रिप्रेजेंटेशन होता है। जो मेरा डाटा होता है इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है। जो मेरा रिलेशनशिप होता है उसका रिप्रेजेंटेशन डायमंड होता है, ठीक है। तो सबका रिप्रेजेंट डाटा फ्लो का रिप्रेजेंटेशन एरो होता है, ठीक है। जो प्रोसेस होता है उसका सर्किल होता है। तो ये सब रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें इंटाइटी का रिप्रेजेंटेशन ये जो वो होता है रेक्टेंगल, वो इंटाइटी का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये आपको डाटाबेस में बहुत अच्छा तरीका से पढ़ाएगा। तो वो अभी सिंपल सी हम बता दिए, इंटाइटी का रिप्रेजेंट खाली इंटाइटी का याद रखिए, वो होता है रेक्टेंगल, ठीक है। इंटाइटी एक्टिव एलिमेंट इन ईच लेयर,
मीन्स हम बोले कि ये जो इंटरैक्टिव होता है सबसे छोटा होता है और ये हमेशा एक्टिव रहता है। एग्जाम्पल के लिए प्रोसेस, प्रोसेस का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है सर्किल होता है। प्रोसेस इंटेलिजेंट इनपुट आउटपुट चिप, ठीक है। जो हमारा किसी भी लेयर का जो सबसे एक्टिव एलिमेंट होता है वो होता है चिप। चिप मीन्स रैम, रैम बोलिए, रजिस्टर बोलिए, और प्रोसेस मीन्स हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करते ही रैम काम करना शुरू कर देता है। रैम काम करना शुरू किया मीन्स चिप काम करना शुरू किया, चिप काम करना शुरू किया तो कर्नल काम करना शुरू किया, कर्नल काम किया तो इसका मतलब प्रोसेस काम करना। ये दोनों तीनों चीज ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है मीन्स आपका लैपटॉप ऑन हुआ, पासवर्ड मांगा, इसका मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना शुरू किया, प्रोसेस काम करना शुरू कर दिया है। फिर होता है पेयर इंटाइटीज इन द सिस्टम लेयर ऑन डिफरेंट मशीन। फिर होता है सर्विस पॉइंट लेयर एन, सर्विस यूजर लेयर एन प्लस वन। जो भी हमारा सर्विस प्रोवाइडर लेयर होगा, एन नंबर का लेयर होगा, तो अगर यदि सर्विस यूजर उसमें एक बढ़ रहा है तो वो एन प्लस वन। सर्विस प्रोवाइडर कितना होगा, मैं जितना मेरे पास कंप्यूटर में हार्डवेयर काम कर रहा है वो सारा मेरा सर्विस, एक तरह से हमको सर्विस दे रहा है। अगर सर्विस यूजर की बात करें तो सारा सर्विस प्रोवाइडर तो सर्विस तो काम कर ही रहा है, लैपटॉप का सारा सर्विस, और उसमें अगर यदि उसके साथ हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, इसका मतलब एन प्लस वन लेयर काम करना शुरू कर दिया। सर्विस एक्सेस पॉइंट प्लेस वेयर लेयर एन प्लस वन कैन एक्सेस सर्विस ऑफर्ड बाय लेयर एन। मीन्स की सर्विस एक्सेस पॉइंट क्या कैसे काम करता है, तो उसमें हम क्या बोले कि एन नंबर का सर्विस प्रोवाइडर मीन्स लैपटॉप को जितना भी उसमें मदरबोर्ड, चिप, रैम, जितना भी चीज है, अगर यदि उसको हम एन मानते हैं, वन से लेके एन नंबर तक सर्विस उसमें काम कर रहा है, उसमें एक आदमी तो उस कंप्यूटर को चलाने वाला चाहिए, इसीलिए जो सर्विस यूजर होता है उसको बोलता है एन प्लस वन। इतना तरह का सर्विस उसमें काम करता है। अब होता है कि और सर्विस किस किस तरह का होता है, इसमें दूसरा होता है कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड मीन्स कि वायर वाला कनेक्शन, और कनेक्शन लेस मीन्स कि बिना वायर का कनेक्शन। अब ये तो सिंपल लैंग्वेज हो गया। अब हम थोड़ा हार्ड लैंग्वेज बोलते हैं कि लैन, वैन और मैन जो होता है वो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, जो मेरा वाईफाई होता है वो होता है कनेक्शन लेस। इसका थोड़ा लैंग्वेज पढ़ लेता है। बिफोर डाटा इज सेंट द सर्विस फ्रॉम द सेंडिंग कंप्यूटर मस्ट एस्टेब्लिश ए कनेक्शन विद द रिसीविंग कंप्यूटर। मीन्स कि अगर यदि बोल रहा है कोई डाटा को हमें सेंड करने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या जिसको हम भेज रहे हैं डाटा उसके साथ मेरा सर्विस कनेक्ट हुआ या इंटरनेट कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट होता है कनेक्शन लेस। डाटा कैन बी सेंट एट एनी टाइम बाय द सर्विस फ्रॉम द सेंडिंग कंप्यूटर। कनेक्शन लेस में हम उसको चेक नहीं करते हैं कि तुम्हारा कनेक्शन बना है या नहीं बना है, बस हम डाटा को भेज देते हैं। जब कनेक्शन बनेगा तो डाटा सेंड ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारे मोबाइल में नेट नहीं चलता रहता है, लेकिन हम व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करना होता है तो मैसेज करके छोड़ देते हैं कि जब हम नेटवर्क में जाएंगे मोबाइल में नेटवर्क आएगा, मैसेज ऑटोमेटिक चला जाएगा। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है जब हम किसी को बर्थडे विश करना होता है तो हम किसी चीज को शेड्यूल कर देते हैं कि ठीक है नेटवर्क रहे या ना रहे, हम शेड्यूल कर देते हैं कि 11:59 होगा तो उसको वो मैसेज हैप्पी बर्थडे चला जाएगा। शेड्यूलिंग मीन्स कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस का मीनिंग समझे कि कनेक्शन ओरिएंटेड में ध्यान रखिए, हम जो कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लेस की बात बोले, हम अलग तरह का बात बोल रहे हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड में लैंडमैन वो तो है ही, लेकिन अगर यदि कुछ और यहाँ जो लैंग्वेज लिखा हुआ है इसका मतलब कुछ और है तो उस चीज को ही पढ़िए। कनेक्शन ओरिएंटेड मीन्स बोल रहा है कि अगर यदि हम डाटा भेजने से पहले कनेक्शन को हम चेक करते हैं कि अगर यदि हम रिसीवर को डाटा भेज रहे हैं उससे पहले कनेक्शन चेक करेंगे कि क्या उसके साथ मेरा कनेक्शन बना हुआ है, एस्टेब्लिश्ड है, तभी डाटा को हम सेंड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे सेंड। कनेक्शन लेस में क्या है कि हमें डाटा सेंड करना है मीन सेंड कर दिए एनी टाइम, हम रिसीवर के कंप्यूटर को हम चेक किए बिना डाटा सेंड कर देंगे कि अगर यदि कनेक्शन नहीं भी है तो हम डाटा सेंड करना था मेरा काम, मैं अपना काम पूरा करके बैठ गया। अब कनेक्शन जब नेट आएगा, कनेक्शन बनेगा, डाटा सेंड होगा। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन है, सिंपल सी क्वेश्चन, सब आदमी पढ़ के इसका जवाब देने का कोशिश कीजिए। इज डाउनलोडिंग ए म्यूजिक फाइल फ्रॉम द इंटरनेट, दिस इज कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस?
कनेक्शन ओरिएंटेड। और किसी का कोई जवाब है? कनेक्शन ओरिएंटेड होगा। बस करेक्ट, ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा कनेक्शन ओरिएंटेड होगा। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। कनेक्शन लेस। क्योंकि हम जो ईमेल किसी को भेज, हाँ बोलिए, कोई और बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, इसमें जो ईमेल जो हम लोग भेजते हैं, मान लो कि हम आप ही को ईमेल भेजते हैं या अभी जो हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे, हम तो ये देख के नहीं भेजे कि आप ऑनलाइन है तो हम आपको मैसेज करते हैं आप देखिएगा तो क्लास ज्वाइन कीजिएगा। हम बस आपको मैसेज भेज दिए, आपको देखना है देखिए, नहीं देखना है नहीं देखिए, आप ऑनलाइन है कि नहीं, आपका नेट चल रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो चीज़ हम नहीं देख रहे हैं। बस हम बोल रहे हैं कि हम आपको ईमेल भेज दिए, तो ये होता है कनेक्शन लेस। बिना आपका कंप्यूटर को देखे हुए एनी टाइम कि आपको नेट चल रहा है कि नहीं, आपका मोबाइल ऑन है कि नहीं, हम आपको मैसेज भेज दिए, तो ये हो गया कनेक्शन लेस। दोनों का मतलब समझ में आया? दोनों क्वेश्चन का मतलब? किसी को कोई डाउट है दोनों क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, सर्विस परमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स क्या बोले थे हम? सिर्फ प्रिमिटिव का मतलब बताए, किसी को याद है तो? प्रिमिटिव का मतलब हम बताए थे ऑपरेशन, एज लाइक ए रिस्पॉन्स, कन्फर्म, एडिट, डिलीट, रिक्वेस्ट, जितना भी तरह का प्रिमिटिव होता है। सर्विस प्रिमिटिव मीन्स यहाँ लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है, पर प्रिमिटिव का मतलब भी वो ऑपरेशन ही एक तरह का ऑपरेशन होता है। देखिए सर्विस प्रिमिटिव में लिखा गया है रिक्वेस्ट इंटाइटिव वांट टू सर्विस टू डू सम वर्क। किसी चीज को हम यदि गूगल पे काम कर रहे हैं तो गूगल को हम किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, वो होता है एक ऑपरेशन कि हम रिक्वेस्टिंग कर रहे हैं गूगल से कि हमें हमारा रिक्वेस्ट का जवाब दो। इंडिकेट मतलब क्या होता है? किसी चीज को इंडिकेट करना है, इंडिकेट करके बाय फोर्स भी किसी चीज को, अगर यदि हमको किसी से काम लेना होता है, वो काम करने का उसको मन नहीं होता है तो बाय फोर्सली, अभी आप लोग को असाइनमेंट सबमिट करने का मन नहीं होता है, लेकिन हम अगर इंडिकेट कर दे कि नहीं आपको असाइनमेंट सबमिट करना है तो आपको सबमिट करना होगा, ये होता है इंडिकेशन। नेक्स्ट होता है रिस्पॉन्स, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप कितना तो इसमें बच्चा होगा जो मेरा बात का रिस्पॉन्स नहीं देगा। अभी हम क्वेश्चन पूछे, जो ध्यान से सुन रहा था उससे क्वेश्चन बन गया, जो थोड़ा ध्यान से नहीं सुन रहा है तो उसको नहीं बना क्वेश्चन, तो वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। अगर यदि आप सुनिएगा तो वो रिस्पॉन्स दीजिएगा, ये होता है रिस्पॉन्स, इंटाइटिव रिस्पॉन्स टू एन इवेंट। जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं अगर उसका रिस्पॉन्स दीजिएगा तो वही रिस्पॉन्स होता है। कन्फर्मेशन, अगर यदि आप यहाँ अटेंडेंस बनाते हैं तो हम बाद में आपको कन्फर्म करते हैं कि हाँ आपका अटेंडेंस बन गया है, या अगर कोई मैसेज के थ्रू, एक्नॉलेजमेंट के थ्रू, किसी भी तरीका से अगर यदि आप वो काम कर देते हैं तो आपको कंफर्मेशन मिल जाता है कि ये काम आपको हो गया है। ठीक है, जैसे कि कहीं भी कोई चीज़ अपलोड आप करते हैं तो वहाँ पे लास्ट में लिखता है योर अपलोड इज सक्सेसफुली सबमिटेड। ठीक है, इसका मतलब आपका जो भी आप डॉक्यूमेंट को अपलोड किए, गूगल फॉर्म भरते हैं तो लास्ट में सबमिट बटन दबाते हैं, आपको लिखता है योर रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली रिकॉर्डेड। इसका मतलब आपका रिक्वेस्ट सबमिट कंफर्मेशन मिल जाता है कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब देखिए नीचे में है सेंडिंग कंप्यूटर और रिसीविंग कंप्यूटर। जो हमें ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर पे कोई डाटा को हम सबमिट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, तो वो होता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, अपना शॉर्टकट पाथ बताता है, एरर कंट्रोल, अगर एरर फ्री है तो उसको जाने के लिए रास्ता क्लियर करता है, और नेटवर्क लेयर उसको पाथ असाइन कर देता है। ठीक है, तो वो देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर की तरफ पहला क्या करता है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, कि हमें इस रास्ते से भेजना है इस डाटा को, आप कृपया इसको आईपी एड्रेस अपना असाइन करके, इसका जो एड्रेस है, आप एड्रेस देने का काम ट्रांसपोर्ट लेयर का नहीं है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है रास्ता बताना कि आप इस रास्ता से इस रास्ता से जाओगे। देखिए अगर यदि हम चलते हैं, अब एक एग्जांपल हम छोटा सा बता रहे हैं कि कोई जैसे फ्लिपकार्ट वाला हमारे घर पे कोई पार्सल लेके आता है, तो हम सामान जिस टाइम पे बाय करते हैं उसी टाइम पे हम उसको, हम अपना एड्रेस, हम अपना मोबाइल नंबर, हमारा हम अपना सब चीज दे देते हैं। ठीक है, अब वहां से जो कोई कंपनी वाला होता है वो पैकेट पे एड्रेस चिपका के सब चीज करके, मेरा नाम एड्रेस सब चिपका के कोरियर वाले को देता है। ठीक है,
कोरियर वाले यहाँ आता है, यहाँ जो कोरियर बॉय रिसीव करता है कोरियर से सामान, तो वहाँ पे एड्रेस देख लेता है कि अच्छा इस रूट का ये है, तो इसको हमको इस रूट में इस कोरियर बॉय को देना है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है कि कोरियर बॉय को एड्रेस के साथ सब चीज उसको दे दिया, ठीक है। लेकिन कोरियर बॉय उसके मोबाइल में वो डाटा होता है, ये नहीं पता होता है मेरे गली के पास आके किसी से फिर भी वो किसी से पूछता है इसका घर कौन सा है, ठीक है। तो उसका घर के पास ट्रांसपोर्ट लेयर के एड्रेस होने के बावजूद भी वहां पे आके वो रास्ता पूछता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है कि ट्रांसपोर्ट लेयर वही चीज करता है कि उसके पास वो घर का रास्ता नहीं बताता है, वो खाली ये बता देता है कि आपको इसी रास्ता से होके जाना, अगर इस रास्ता से होके जाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इस रास्ता ये रास्ता क्लियर है और मैं इसी रास्ते से होके आपको भेजूंगा। इस ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ही वो है रास्ता बताना, वो गलत रास्ता नहीं, जो भी ऊपर से एरर होते हुए आएगा वो एकदम करेक्ट करके एरर कंट्रोल करके फॉलो कंट्रोल के थ्रू वो रास्ता बता देगा कि अच्छा ये आपका एरर था इतना तक में, ये सारे पथ को रोड को ब्लॉक कीजिए, ये रास्ता हम आपको बता रहे हैं, इसी रास्ता से होके आप जाइए, थोड़ा देर आगे चलिएगा तो आपको कहीं पे जाके आपको एड्रेस मिल जाएगा कि किस घर पे आपको पहुंचना है। ये होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, जैसे ही अपना रास्ता बताता है नेटवर्क लेयर पे आके उसको एड्रेस मिलता है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर उसको रिक्वेस्ट किया है और इसके बाद ये देखिए ये जो फॉलो कंट्रोल लगाया है रिक्वेस्ट के बाद, ये ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर पे आया। इसके बाद क्या होता है वो नेटवर्क लेयर रिसीवर के पास जाता है, रिसीवर तो नेटवर्क लेयर पे रिसीव करता है उसको और ट्रांसपोर्ट लेयर को इंडिकेट कर देता है कि ये आपके पास पार्सल आया है। मीन्स कि हमको जिस दिन पार्सल आने लगता है हमारे मोबाइल पे सुबह में एक मैसेज आ जाता है कि आज आपको ये पार्सल आने वाला है, आप अपना पैसा इतना रेडी रखिए, आता है मैसेज, वो हमको इंडिकेशन दे देता है। इसके बाद देखिए इंडिकेशन का चिन्ह लगा दिया। इसके बाद क्या होता है कि हमको थोड़ा देर में एक कॉल आता है, रिस्पॉन्स कॉल, कि हाँ सर आप कहाँ से मेरा पैकेट रिसीव कीजिएगा, हम आपका पैकेट लेके रेडी है। रिस्पॉन्स आया, इसके बाद हम वहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है। पहुंचने के बाद क्या करते हैं वहां से उससे पैकेट लेते हैं, वो मेरा कंफर्म करता है कि यही आदमी है, कोई कोड हम पे रहता है, वो कोड पूछता है, हम उसको कोड बताते हैं और वो मेरे पैकेट को कंफर्म करता है कि हाँ यही आदमी है और हमें पैकेट ट्रांसपोर्ट कर देता है। इसके बाद उसका काम खत्म, पूरा का पूरा। आपको समझ में आया ये कहानी? किसी को कोई डाउट अभी पूछिए, उसी को अभी हम क्लियर करेंगे, नहीं तो नहीं है डाउट तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है? द कैपेसिटी ऑफ मीडियम टू ट्रांसमिट डाटा। मीन्स जो हम फिजिकल लेयर पे डाटा को ट्रांसमिट करते हैं उसका कुछ ना कुछ तो बैंडविड्थ होगा। मीन्स जैसे हम मोबाइल पर हम आपको यहाँ से हम अभी पढ़ा रहे हैं तो जूम से पढ़ा रहे हैं तो इसमें इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट का कुछ ना कुछ तो बैंडविड्थ होगा। जूम के लिए कुछ तो लिमिटेड होगा कि इससे बिल हो जाएगा तो आपका जूम सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। तो ये होता है बैंडविड्थ, किस डाटा के लिए किस तरह का बैंडविड्थ चाहिए। जैसे इसमें एनालॉग बैंडविड्थ और डिजिटल बैंड, दो ही तरह का बैंडविड्थ होता है, ठीक है। या तो एनालॉग के रूप में भेजते हैं या डिजिटल के रूप में भेजते हैं डाटा को, 0-1 या सर्किट के रूप में। तो मेजरमेंट इन हर्ट, एनालॉग डाटा जो भेजते हैं उसको हम हर्ट और या साइकिल पर सेकेंड बोलते हैं, ठीक है, हर्ट या साइकिल पर सेकेंड। अगर उसी चीज को हम डिजिटल में भेजते हैं, जैसे कि हम बोले 0101 को अगर यदि डिजिटल सिग्नल में भेजेंगे तो उसको हम बैंडविड्थ पर सेकेंड, बीट पर सेकेंड बोलते हैं, मेजरमेंट इन बीट पर सेकेंड। अब एक क्वेश्चन है, नीचे देखिए क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए उसका। कोई सुन रहे हैं? जवाब दे सकते हैं? नहीं पता सर। ऊपर का क्वेश्चन का पहले नीचे क्वेश्चन का जवाब दिए। नीचे में स्मॉल बी का मतलब बिट, कैपिटल बी का मतलब बाइट। बाइट। तो नीचे वाला का वो क्लियर है कि ये दोनों तो इक्वल नहीं है, यस सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि एनालॉग डाटा भेजेंगे तो वो हर्ट होगा और डिजिटल डाटा भेजेंगे तो बीट पर सेकेंड होगा। इसका मतलब कि ये दोनों हर्ट और बीट दोनों सेम है, ठीक है।
अगर यदि हम 0 और 1 भेजेंगे, ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, तो ये जाएगा हर्ट में। अगर यदि 0-1 को हम डिजिटल में कन्वर्ट कर दे तो वो जाएगा बीट पर सेकेंड में। इसका मतलब ये दोनों हर्ट और बीट दोनों सेम है, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन का आंसर होगा कि पहला क्वेश्चन का हाँ ये दोनों सेम है। दूसरा हम बता दिए बीट और बाइट, बीट और बाइट तो कभी सेम नहीं है, क्योंकि 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है ना। तो ये दोनों तो कभी यस सर। सेम नहीं है। समझ में क्लियर, समझ में आएगा। इसीलिए ऊपर में वो लिखा हुआ भी है एनालॉग बैंडविड्थ और डिजिटल बैंडविड्थ। अगर यदि हम किसी डाटा को 0-1 को भेजेंगे, क्लियर कट दिखा दिए, 10 0 और 1 को हम हर्ट भेजेंगे एनालॉग में, तो वो एनालॉग में 0-1 एनालॉग है ही। अगर उसको भेजेंगे तो वो हर्ट में जाएगा, साइकिल पर सेकेंड। अगर उसी 0-1 को हम कन्वर्ट कर देंगे डिजिटल में तो वो हो जाएगा बीट पर सेकेंड, ठीक है। आप देखिए एक आपके सामने ये डायग्राम है। डायग्राम में क्या बोलते हैं कि अगर यदि शुरू से ऊपर से हम आते हैं, ठीक है, ऊपर से हम आपको बताते रहते हैं। तो पहले हमारे पास एक फाइल होता है, जो फाइल में हेलो लिखा हुआ है। इस फाइल का नाम है मान लीजिए ए, ठीक है। अगर यदि मेरे पास एक फाइल है और उसको हमको भेजना है रिसीवर, मान लीजिए कि यहाँ कोई रिसीवर है, रिसीवर को ये फाइल भेजना है, तो ये अगर यदि यहाँ से हम भेजना शुरू किए, इसका मतलब ये सातों लेयर से होके गुजरेगा रिसीवर के पास। रिसीवर ऐसा नहीं कि रिसीवर के पास यहाँ सातों लेयर से गुजरा तुरंत रिसीवर के पास पहुंचे, फिर रिसीवर के पास भी इसी सातों लेयर से होके गुजर के लास्ट में जब सातों लेयर से गुजर जाएगा तब आएगा रिसीवर, इसको रिसीव करेगा। मीन्स क्या, अब हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए हेलो एक वर्ड था, ए फाइल था, ठीक है, हेलो, इसमें हेलो लिखा हुआ है। अब ये हेलो एप्लीकेशन लेयर में यहाँ तो इंग्लिश में था, ठीक है। ये मान लीजिए कि टेक्स्ट फाइल है txt, टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है txt, ठीक है। तो ये मेरा इसके साथ एक्सटेंशन था .txt, और रिसीवर के पास ये txt नाम का रीडर नहीं है, तो इसके साथ ये हेलो के साथ .txt रीडर, टेक्स्ट रीडर इसके साथ अटैच कर देगा। ये है एप्लीकेशन हेडर, ठीक है। अब ये प्रेजेंटेशन हेडर पे आया तो प्रेजेंटेशन लेयर का जो काम है वो अपना हेडर ऐड करेगा, प्लस एप्लीकेशन लेयर का हेडर तो रहेगा ही। अब इसके बाद सेशन लेयर पे आएगा तो सेशन लेयर अपना हेडर ऐड करेगा और ये सारा हेडर तो रहेगा। समझ गए। इसका मतलब है कि सारे जितना लेयर से होके गुजरेगा सारा लेयर अपना अपना काम करेगा ही, प्लस एक जो हेडर पे एक जो लास्ट लेयर पे आएगा वो लेयर अपना काम ऐड कर देगा। जैसे यहाँ डाटा लिंक लेयर पे आया, देखिए डाटा लिंक लेयर अपना काम जो इसका मेन पॉइंट है, मेन काम है, वो लेयर अपना काम कर देता है। यहाँ पे इस डाटा के साथ अपना हेडर को ऐड कर देता है। प्लस ये 6 लेयर के साथ जो गुजर के आता है वो 6 लेयर तो अपना काम किया ही रहता है। लास्ट में क्या होता है कि जितना भी हेडर फाइल और टेलर होता है, ये सारे हेडर टेलर फाइल सबको मिला के उसको 0101 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये बीट में कन्वर्ट होता है। बीट में कन्वर्ट होने के बाद ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू यहाँ फिर से रिसीवर के साइड आता है, तो वो आता है फिजिकल लेयर में। ये ट्रांसमीटर मीन्स जो डिजिटल सर्किट से होकर गुजरा था, सर्किट में आया था, फिर आके यहाँ फिजिकल लेयर में 0101 में वो कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आता है डाटा लिंक लेयर पे, जो ये सिक्योरिटी लगाया रहता है, वो सिक्योरिटी को ब्रेक करता है। फिर जैसे यहाँ ब्रेक होता है मीन्स ये डाटा लिंक लेयर वाला खत्म, फिर एक लेयर और ऊपर बढ़ता है, तो इसका फिर नेटवर्क लेयर वाला सिक्योरिटी खत्म। मीन्स ये वेरीफाई करता है कि यहाँ जो सिक्योरिटी लगा के भेजा था, क्या यहाँ आते आते वो सिक्योरिटी ब्रेक तो नहीं हुआ रिसीवर के साइड। अगर ब्रेक नहीं हुआ रहता है, इसका मतलब इसका सारा सिक्योरिटी सही है, तो इसको ये रिसीव कर लेता है। अगर किसी कारणवश डाटा लूज हुआ रहता है, डाटा लॉस हुआ रहता है, तो रिसीवर उसको रिजेक्ट कर देता है कि हम इस पैकेट को रिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें से किसी कारणवश इसका डाटा लॉस हो गया है, ठीक है। ये समझ में आ गया ये डायग्राम। ये अब आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं फिजिकल लेयर का मेन पार्ट कि फिजिकल लेयर पे क्या क्या काम करते हैं। पहला ओवरव्यू होता है कि सिग्नल्स, फिजिकल लेयर पे सिग्नल्स के बारे में हम अधिक से अधिक, क्योंकि यहाँ ट्रांसमिशन मीडिया की बात हो रही है, तो यहाँ सिग्नल्स के किस किस तरह का होता है। फोरियर ट्रांसमिशन पढ़े हैं,
फोरियर एनालिसिस मैथमेटिक्स में पढ़े होइएगा। यहाँ पे फोरियर एनालिसिस के तरह हम सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेंगे। दूसरा होता है मैक्सिमम डाटा रेट ऑफ द चैनल, मीन्स कि जो सिग्नल ऐसा सिग्नल्स हम सेलेक्ट करेंगे जिसका मैक्सिमम बैंड रेट जो होता है डाटा ट्रांसफर का रेट, वैसा लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे, वैसा पाथ को सेलेक्ट करेंगे कि इस वायर के ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू हम भेजेंगे तो मेरा डाटा जल्दी से सेंड हो जाएगा। उसी सिग्नल को हम चूज करेंगे। उस सिग्नल को चूज कैसे करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे, तो फोरियर एनालिसिस, फोरियर ट्रांसमिशन पढ़े होइएगा मैथमेटिक्स में, फोरियर ट्रांसमिशन रेट लगाते हैं। वही एप्लीकेशन अप्लाई करके, वही फार्मूला अप्लाई करके हम डाटा चैनल को सेलेक्ट करते हैं कि किस चैनल में का रेट सबसे ज्यादा है, उसी चैनल के रेट से, उसी चैनल से होके हम डाटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं, भेजते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है ओवरव्यू में ट्रांसमिशन मीडिया। इसमें होता है गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया। इसमें आगे हम पढ़ाते हैं तो आगे डायग्राम होगा, वो डायग्राम में पूरा गाइडेड और अनगाइडेड के बारे में बताते हैं। तो अभी यहाँ कोई ऐसा जरूरत है नहीं। फिर होता है एनालॉग ट्रांसमिशन। अभी हम बताए एनालॉग और डिजिटल दो के रूप में ही डाटा को ट्रांसफर करते हैं, जिसमें मॉड्यूलेशन आता है, डिमॉड्यूलेशन आता है, मोडेम आता है, RS-232 आता है। फिर आता है डिजिटल ट्रांसमिशन। उसमें डिजिटल में क्या करते हैं, डाटा को कोडिंग इनकोडिंग करते हैं, रिपीटर का यूज करते हैं, हब का यूज करते हैं। फिर आता है ट्रांसमिशन एंड स्विचिंग। यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करते हैं। फिर पढ़ते हैं इसमें सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के बारे में। ठीक है, तो इसमें इतना चीज हमको, ये ओवरव्यू था, इतना चीज हमको पढ़ना है आगे। अब आइए कि फोरियर एनालिसिस क्या होता है सिग्नल में। All signals can be represented mathematically। कि मीन्स हम जो एनालिसिस करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं एनालिसिस करने का मतलब कंपैरिजन करना एक दूसरे के साथ। अगर यदि हम कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूला हमको लगाना होगा। और फोरियर ट्रांसमिशन में पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का यूज होता है। इसीलिए यहाँ पे सीधा सीधी इसमें एक लाइन में समझिए कि ऑल सिग्नल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली, क्योंकि जो भी एनालॉग की बात करेंगे हम तो वहाँ पे मैथमेटिक्स आएगा ही आएगा। मैथमेटिक्स के थ्रू हम उसको सॉल्व करें। इसीलिए बोला जाता है CSC जो ब्रांच होता है वो आधा का आधा मैथमेटिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ए पीरियोडिक फंक्शन कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय एडिंग ए नंबर ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। समझ गए कि पीरियोडिक फंक्शन को अगर यदि हम इसको एडिंग ए नंबर करेंगे तो उसके रूप में हमें साइन और कोसाइन फंक्शन को यूज करना होगा। इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है बराबर 1/t हार्मोनिक्स इन इंटीजर मल्टीप्लाई ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मीन्स ये सारा चीज फोरियर ट्रांसमिशन अगर यदि आप पढ़े होइएगा तो ये सारा पॉइंट के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। सिंपल सी बात समझिए कि फोरियर ट्रांसमिशन अगर यदि हमको फोरियर एनालिसिस करना है, सिग्नल को किस रेट से कहाँ से होके भेजते हैं, उसके लिए हमको फोरियर ट्रांसमिशन में जाना होगा। फोरियर ट्रांसमिशन में जाना होगा मीन्स मैथमेटिक्स में जाना होगा। मैथमेटिक्स में जाएंगे तो हमको साइन कोसाइन एडिशन ये सब चीज पढ़ना होगा। यही चीज ये बता रहा है कि फोरियर एनालिसिस कैसे हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसका नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम डाटा रेट ऑफ द चैनल नाइक्विस्ट। मैक्सिमम डाटा रेट होता है, ये फार्मूला है। अगर यदि आप फार्मूला याद करते हैं तो ज्यादा बेटर होता है कि अगर यदि इस पे क्वेश्चन आएगा आप क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। अगर यदि ऐसे इस पे आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है मैक्सिमम डाटा रेट ऑफ चैनल, तो इस पे कोई क्वेश्चन आया नहीं है, फिर भी अगर यदि आपको देखना है इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए और इसको बनाइएगा। इसका मैक्सिमम डाटा रेट 2h log बेस 2 भी है, बीट पर सेकेंड है। h इक्वल टू लाइन बैंडविड्थ v इक्वल टू ए सिग्नल विथ भी डिस्क्रीट लेवल। अब आप कोई जानते होइएगा डिस्क्रीट मीन्स क्या होता है, और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस अगर आप जानते होइएगा तो कंटिन्यूस अगर यदि हम अपने एज की बात करें तो वो एज क्या होता है कि पहले कभी हम 2 बरस के थे, 2 बरस के 2 बरस 1 दिन, 2 बरस 2 दिन, 2 बरस 3 दिन, ये कंटिन्यूसली मेरा ग्राफ बढ़ते जाता है। और हम अपना एजुकेशन की बात करें तो एक दिन हम 5th में थे तो 5th से थोड़ा दिन 5th में सीधा रहे, फिर पास किए एग्जाम 6th में आए, फिर रुके, फिर पास किए,
फिर रुके, फिर पास किए, मीन्स ये हो गया डिस्क्रीट ग्राफ। और ये जो है ये हो गया कंटिन्यूअस ग्राफ। ये होता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस ग्राफ। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं v इक्वल टू ए सिग्नल विथ v डिस्क्रीट लेवल, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल देखिए, ए नॉइज लेस 3 किलोहर्ट्ज चैनल कैन नॉट ट्रांसमिट बाइनरी 2 लेवल सिग्नल एट द रेट फास्टर देन 6000 बिट पर सेकेंड। तो ये सीधा सीधी आप इस फॉर्मूला आप इसको बैठाइए, आपको इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बस आपको हम मैक्सिमम रेट बताना था, इसीलिए हम ये इस फॉर्मूला को हम लेके आए थे। अब आता है कि सिग्नल के बारे में, एक सैनोन एक नाम का वैज्ञानिक था, वो भी अपने तरीका से एक फॉर्मूला दिया था, उसका भी मतलब सेम ही होता है। अब आइए, एक आता है एटोनेशन एंड एम्पलीफिकेशन। एटोनेशन मीन्स क्या होता है, द सिग्नल रिसीव्ड इज वीकर देन द सिग्नल सेंड। मीन्स कि एटोनेशन मीन्स क्या होता है कि द सिग्नल रिसीव इज वीकर देन द सिग्नल सेंड। मीन्स जो भी बफरिंग की बात हम कर रहे थे कि हमारा मोबाइल का इंटरनेट काफी स्लो होता है, ठीक है, और जो वहां से डाटा हमको सेंड करता है उसका रेट काफी हाई होता है, तो उस चीज को हम ऑटोनेशन कहते हैं। ऑटोनेशन, ये सिर्फ डिफिनेशन ही अपने आप में काफी है, इसका कोई और चीज याद नहीं करने की जरूरत है। ऑटोमेशन का डिफिनेशन याद कीजिए, वो डिफिनेशन है द सिग्नल रिसीव इज वीकर देन द सिग्नल सेंड। ये सीधा सीधी बोलेगा ऑटोनेशन, व्हाट इज ऑटोनेशन, और 3-4 ऑप्शन आपको देगा, उसमें एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। ये क्वेश्चन आई थिंक नीचे होगा ही, तो आप इस क्वेश्चन को सिर्फ इस डिफिनेशन को याद रखिए। अगर यदि आपको फार्मूला भी याद रखना है तो फार्मूला भी याद रख सकते हैं। फिर होता है एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन क्या होता है, द सिग्नल रिसीव इज स्ट्रॉन्गर देन द सिग्नल सेंड। द सिग्नल रिसीव्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द सिग्नल रिसीव। ये दोनों का अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों याद रखिए। कोई रिसीवर होता है वो वीक होता है, तो किसी में रिसीवर स्ट्रांग होता है सेंडर से। जैसे हम अपने में एक दूसरे, हम किसी को डाटा भेज रहे हैं और आप रिसीव कर रहे हैं, हो सकता है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरा सिग्नल काफी हाई है, स्पीड काफी अच्छा है, तो मेरा आवाज आप तक काफी अच्छा जा रहा है, लेकिन आपका सिग्नल वीक होने के कारण मेरा आवाज आपको कट कट के सुनाई दे रही है, टूटता है सिग्नल, तो वो होता है एम्पलीफिकेशन। सॉरी, वो होता है ऑटोनेशन। एम्पलीफिकेशन में क्या होता है कि आप रिसीव कर रहे हैं तो आपका सिग्नल बहुत अच्छा है, और मैं सेंड कर रहा हूँ यहाँ से, मेरा सिग्नल काफी लो है, उसको एम्पलीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब आता है कि ट्रांसमिशन मीडियम। ये ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, तो एनीथिंग दैट कैन कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। उसको जो कुछ भी ऐसा चीज जिसको हम कैरी करके इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं और सोर्स से डेस्टिनेशन तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं, उसे बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, फिजिकल लेयर से जो सेंडर से रिसीवर के साइड में पहुंचाता है, वो क्या पहुंचाता है, या तो कोई मैसेज होता है, या कोई फाइल होता है, या कुछ भी हो, वो इंफॉर्मेशन को सेंडर से गैदर करता है, कैरी करता है, और वो सोर्स डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है, यही उसका काम है। यूज केबल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल टू ट्रांसमिट डाटा। वो या तो केबल का यूज करता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, समझ गए, वो तो या तो केबल का यूज करता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का यूज करता है, और वो डाटा सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाता है। एज लाइक अगर यदि हम कहीं पे वायर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम कभी माउस का यूज करते हैं, तो माउस में क्या होता है, वायर के थ्रू भी हम उसको सिग्नल देते हैं, और अगर यदि ब्लूटूथ वाला माउस है तो उसको हम या तो कोई रे होता है, सेंसर होता है, उस सेंसर के थ्रू उसको सेंस करते हैं, या तो कहीं रिमोट का यूज करते हैं तो वहाँ इंफ्रारेड यूज होता है, वेव का यूज करते हैं हम लोग, सैटेलाइट का यूज करते हैं, और जैसे हम लोग मेडिकल लाइन में एक्सरे का यूज करते हैं, इंफ्रारेड का यूज करते हैं, तो ये सब जो रे होता है इस सब का हम लोग यूज करते हैं सिग्नल के रूप में। तो अब आइए टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, कितने तरह के ट्रांसमिशन मीडिया होता है। पहला होता है वायर्ड और गाइडेड मीडिया और बाउंड ट्रांसमिशन मीडिया। सबका एक ही, तीनों का नाम एक ही है, देखिए
या तो वायर्ड मीडिया बोलेंगे या गाइडेड मीडिया बोलेंगे या बॉन्ड ट्रांसमिशन मीडिया बोलेंगे, सब एक ही नाम